हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा मैंने अपनी सिलेबस जो मैंने आपको हिंदी व्याकरण का बताया था, तो उसमें हम पहले भाषा, लिपि, संज्ञा, सर्वनाम, उनके भेद, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। संज्ञा के विकार, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं क्रिया चैप्टर। मेरा ये जो प्रयास है वीडियो बनाने का, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे इस सहयोग में थोड़ा सा साथ दें। मैं आज आपको क्रिया चैप्टर पढ़ाऊंगी, क्रिया और क्रिया के भेद। थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को, क्योंकि आप शुरू से जब आप कक्षा 2 में होते हैं तभी से छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं, तो एक आउटलाइनिंग आपको दिमाग में पहले से बनाई जाती है। तो उसको आज विस्तार में हम समझेंगे, क्रिया, क्रिया और क्रिया के भेद। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए, क्रिया, क्रिया क्या है? वर्ब। ठीक, वर्ब। क्रिया क्या है? वर्ब। इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के होने का बोध हो, है ना। ठीक है, जिस भी शब्दों से हमें ये पता लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है, और कुछ ना कुछ काम हर समय होता रहता है। जैसे मैं बातें कर रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो इस तरह से कुछ न कुछ क्रिया हर समय हो रही है। ठीक है, कुछ क्रियाएं हम करते हैं और कुछ क्रियाएं स्वतः होती हैं। ठीक है, तो जो वो क्रियाएं हम भेद पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें फिर मैं अलग अलग आपको समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ एक वाक्य से समझिए। जैसे मैं बोल दूं कि राधा नाच रही है, ठीक है, तो नाचना एक क्रिया हो गया। मैं बोलूँ कि सूरज चमक रहा है, तो सूरज को कोई ऐसा नहीं कि सूरज को कोई रोशनी दे रहा है, वो स्वतः चमक रहा है, वो उसका स्वभाव है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, मान लीजिए दिन हो रहा है, रात हो रही है, तो ये भी एक कर्म है जो अपने आप हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊँ। क्रिया, एक छोटी सिंपल सी परिभाषा हम देख लेते हैं, जो सरल शब्दों में हम क्या कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो। ठीक है, कि कोई कार्य घटित हो रहा है, लेकिन वो हमेशा होता रहता है, कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है, होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है, जैसे खाना, ठीक है, जाना, आना, टहलना, खेलना, टीवी देखना, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, एक क्रिया का ही रूप है कि जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें क्रिया के भेद। अभी आप इसको समझ लीजिए कि कोई भी काम का होना यानी वो क्रिया का ही रूप है, क्रिया ही हो रही है वहां। ठीक, चाहे वो बातें करना हो, सोना हो, टहलना हो, जागना हो, रोना हो, हंसना हो, सब सब क्या है? क्रिया है। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक चीज और देख लीजिए, क्रिया में क्या होता है कि हमारी हिंदी भाषा में क्रिया, जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो कैसे करते हैं? वाक्य में कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस होता है। ठीक है, वही इंग्लिश में क्या होता है? जब इंग्लिश की क्लास होंगी तो मैं इसको अलग से इस चैप्टर पे भी डिस्कशन करूंगी, पर एक फॉर्मेट देख लेते हैं। वहां पे क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्म होता है, यानी वहां पे कर्ता के बाद क्रिया आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। पर हमारी हिंदी भाषा में पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और फिर क्रिया होगी। ठीक है, तो यानी क्रिया का प्रभाव या तो कर्ता पे पड़ता है या कर्म पे पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया कि जब भेद समझाऊंगी तो आपको ये चीज एक मतलब ध्यान में रहे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भेद पढ़ते हैं, कितने भेद होते हैं उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्क। ठीक, काइंड्स ऑफ वर्क। ठीक, चलिए ये देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो रूपों में किया गया है, मतलब दो भागों में है, उसके बाद डिवीजन और फिर सब डिवीजन। अब देखिए कैसे है वो देखिए। एक है कर्म के आधार पे, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे, कर्म के आधार पे, और एक है रचना के आधार पे। ठीक है, रचना, ठीक है, किसी तरह की रचना। ठीक, तो एक एक चीजें हम पढ़ते जाएंगे। देखिए, अब जो कर्म के आधार पे है उनके भी दो डिवीजन किए गए। ठीक, कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक। ठीक, कर्म के आधार पे दो हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अब यहां रचना के आधार पे टोटल 5 हैं। मैं इसको नीचे ले लेती हूँ थोड़ा सा और फिर समझा देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, रचना के आधार पे जो किए गए वो 5 किए गए। देखिए, एक है सामान्य, सामान्य क्रिया। ठीक है, दूसरा है संयुक्त क्रिया, है ना, संयुक्त क्रिया। तीसरा है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है, फिर है प्रेरणार्थक, इंस्पिरेशनल, प्रेरणार्थक। ठीक, और उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, चलिए देखिए। ठीक, इतनी बात आप एक बार देख लीजिए कि क्रिया के जो भेद हैं उनका डिवीजन कैसे दो रूपों में पहले किया गया, कर्म के आधार पे और रचना के आधार पे। कर्म के आधार में दो रूपों में है, अकर्मक और सकर्मक, और रचना के आधार पे 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्वकालिक। ठीक, चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आज हम करेंगे इस कक्षा में, इस क्लास में, इस वीडियो में हम ये वाले दो पढ़ेंगे जो अगले, क्योंकि आप वीडियो काफी बड़ी हो जाती है तो ये वाला जो पोर्शन है रचना के आधार पे हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अकर्मक और सकर्मक को पढ़ना। ठीक है, क्रिया के भेद में जो कर्म के आधार पे डिवीजन बताया है वो हम लिखेंगे, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो पहले अकर्मक से शुरू करते हैं। ये कर्म के आधार पे है, जो आज हम पढ़ रहे हैं ये कर्म के आधार पे डिवीजन है। ठीक है, कर्म के आधार पे। ठीक, अकर्मक। अकर्मक जैसे शब्द में लिखा है, हिंदी में जब किसी ऐसे शब्द के आगे अ लगा हो, क्योंकि कर्म के आगे अ लगा है तो इसका मतलब हो जाता है बिना, है ना, बिना, यानी ना वाला शब्द है, यानी कर्म के बिना। कर्मक यानी कर्म के, तो कर्म के बिना, कर्म के बिना। ठीक है, जहां क्रिया कर्म के बिना हो रही है वहां अकर्मक क्रिया है। यही इसकी सरल और बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है। ठीक है, जहां कर्म के बिना कोई क्रिया की जा रही है वहां पर क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव, तो अगर कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव कहां पड़ेगा? क्रिया का प्रभाव तब कर्ता पे पड़ेगा,
यानी कर्ता द्वारा ही कुछ क्रिया की जा रही होगी, है ना, जो सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है तो क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पे पड़ेगा। ठीक है, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वह सकर्मक, सॉरी माफ करिए, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कर्म के बिना है। ठीक है, वहां अकर्मक क्रिया है। इसको हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण से समझिए। राम पढ़ रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है, सीधा वाक्य मैंने बिल्कुल लिखा है। अब राम क्या है, यहां पे करता है। ठीक है, और पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है, वाक्य में कहीं भी कर्म नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्रिया का प्रभाव सीधा कहां पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जो क्रिया है भाई, वाक्य में दो ही चीजें हैं, तीन चीजें कम से कम होनी चाहिए, है ना। मैंने बताया था आपको, कर्म, सॉरी, कर्ता, कर्म और फिर क्रिया। ठीक है, लेकिन यहां कर्म मिसिंग है। ठीक है, कर्म नहीं है इस वाक्य में, तो क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा। तो क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। और डेफिनेशन में भी क्या लिखा है कि कर्ता, सॉरी, डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि कर्ता का क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, कर्म के बिना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है वाक्य में, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, राधा खा रही है। एक वाक्य और देख लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि आप जितने एग्जाम्पल आप पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, राधा खा रही है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो रहा हो। ठीक है, हो रहा है क्या, ठीक है, चलिए, राधा खा रही है। ठीक है, तो राधा खा रही है, यहाँ देखिए खाना एक क्रिया है। ठीक है, खाना क्या है, एक क्रिया, और राधा खा रही है। ठीक है, राधा खा रही है। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो राधा क्या है, यहाँ पे कर्ता है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक, अब अगर इस वाक्य को, अब ये तो आपको चीजें आ गई, समझ में आ गई, लेकिन अगर इसको पहचानना हो तो इसको पहचान करने का भी एक आसान तरीका है। ठीक है, एक इनको पहचानने का एक आसान तरीका है। ठीक है, पहचान कैसे आप पहचानेंगे कि अकर्मक, किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है। एक वाक्य आपको दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि नीचे जो वाक्य दिया है ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रिया के साथ आप क्या लगा देंगे, बताइए कैसे आपको पहचान पाएंगे, कौन, क्या शब्द लगाएंगे, कौन। ठीक है, कौन शब्द लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैंने कौन लगा दिया, यहां पे देखिए क्रिया के साथ कौन लगाना है, तो कौन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, कौन पढ़ रहा है, जैसे ही आपने ये पूछा आपको आंसर मिल गया, राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये उसको पहचानने का तरीका है। क्रिया के साथ खा रही है, कौन खा रही है। ठीक है, क्रिया के साथ कौन लगाना। ठीक है, कौन खा रही है, आपने लिख दिया, आपको पता लग गया। ठीक, इस तरह से आपको पता लग जाएगा, ये पहचानने का नियम हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब किसी वाक्य में कर्म मिसिंग हो, कर्म ना हो, क्रिया तो है और कर्ता भी है, पर क्या है, कर्म मिसिंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे अकर्मक क्रिया होगा। उसको पहचानने के लिए हम जो आपकी क्रिया, जो वाक्य में क्रिया है, उसके पहले आप कौन लगा दीजिए, कौन खा रही है, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इसका सीधा फर्क किस पे पड़ा है, कर्ता पे। तो कर्ता कौन है, राधा।
यहाँ पे राम है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। कौन कौन किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे कि कौन शब्द का प्रयोग हु, यानी हु किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग है, आप जान लीजिए कि कौन लगा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़े, अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से करिए, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाती हैं इन चीज़ों से चीज़ें। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 5 10 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ें हमेशा के लिए मन में आपके बैठ जाएंगी, आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, कर्म के आधार पे ही मैंने बताया आपको, एक अकर्मक बता दिया और दूसरा मैं आपको बताती हूँ सकर्मक। सकर्मक स, हिंदी में हमेशा जब भी किसी ऐसे शब्द के साथ स लगा हो तो उसका मतलब होता है साथ में, साथ में, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? साथ में। तो यहां पे देखिए कर्म के साथ, ठीक है, कर्म के साथ, ठीक, कर्म के साथ। जब क्रिया कर्म के साथ हो तो वहां पे क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक, सकर्मक कहाँ क्रिया कहाँ होगी? जहां भी कर्म के साथ क्रिया की जाएगी वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। कैसे होगी वो देखते हैं। एक सिंपल बात में ये आपको एक सरल भाषा में डेफिनेशन बता देती हूँ। जब वाक्य में, ठीक है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर हो। आपने कल कर्म पढ़ा था, है ना, कर्ता कर्म करण सब पढ़ा था ना आपने। तो क्रिया का प्रभाव कहाँ? कर्म पर हो, वहां सकर्मक क्रिया होगी। अब वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, होगी, देखिए, ठीक है। देखिए कैसे, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर हो वहां सकर्मक क्रिया होगी, यानी कि क्रिया सीधा सीधा कर्म पर अपना प्रभाव डालेगी। अभी जो मैंने अकर्मक बताया था तो वो कर्ता पर प्रभाव डाल रही थी, यहां जब मैं वाक्य बताऊंगी तो उसका प्रभाव सीधा सीधा कर्म पे होगा। देखिए कैसे, राम पत्र लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, लिखना एक क्रिया है तो ये क्रिया हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई, क्योंकि आपने जैसे ही पढ़ा वाक्य आपको सबसे पहले क्रिया समझ में आ गया कि क्रिया कौन है? लिखना। सब्जेक्ट आपका राम हो गया, यानी कर्ता, करने वाला तो राम है ना, तो राम हो गया कर्ता, ठीक। अब पत्र, जब कोई काम किया जा रहा है तो पत्र क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया, ठीक है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। यही हमारा फॉर्मेट भी होता है लिखने का। अब देखिए, वाक्य बनाने का यही फॉर्मेट भी है। इसका, इस क्रिया का फर्क किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, ठीक है, पत्र पे पड़ रहा है, ठीक है, पत्र पे पड़ रहा है, ठीक। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सकर्मक, सकर्मक यानी कि पत्र आपको बता दिया गया। वहां उस पहले वाक्यों में आपको ये नहीं पता हो रहा था, क्रिया तो हो रही थी पर क्या हो रहा है ये नहीं पता था। पर यहाँ पे आपको पहले से पता है कि पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। पहले से आपको पता है कि लिख रहा है, लिख तो रहा है, पर क्या लिख रहा है वो भी आपको पता है कि पत्र लिख रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक और वाक्य देख लीजिए। मान लीजिए मैंने बताया, मान लीजिए मैंने लिखा शीला आम खा रही है, ठीक है। एक ये वाक्य है, शीला आम खा रही है। खाना यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। खाना क्या है? क्रिया हो गई, ठीक। तो ये क्रिया लिख दिया मैंने। अब देखिए शीला, शीला आपकी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी करता है ये, करने वाला। खाने वाला कौन है? शीला। क्या खा रही है? आम खा रही है ना। क्लियर है कि वो आम खा रही है। तो आम क्या हो गया यहाँ पे?
कर्म हो गया, ठीक है। आम क्या हो गया? कर्म, ठीक है। तो इस क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर है? आम पर है। भाई आम खाया जा रहा है, आपको पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, चलिए अब देखिए सकर्मक, जैसे मैंने आपको पहचान बताई थी, यही बता देती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रब करती हूँ। देखिए सकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे? सकर्मक पढ़ाओ, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, सकर्मक क्रिया हम पढ़ रहे हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, उसमें तो क्रिया के जस्ट पहले कौन लगा दिया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया कि क्रिया के जस्ट पहले अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया के जस्ट पहले आप कौन लगा देंगे और आपका वाक्य आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्रिया है, ठीक है, अकर्मक है या सकर्मक। कौन शब्द से, यहाँ पे क्या से पता लगता है? यहाँ पे आप पहचान के लिए क्या शब्द लगाएंगे? क्रिया कैसे, या फिर कैसे लगाएंगे, या फिर क्या लगाएंगे, ठीक। कैसे या क्या, अगर ये दोनों वाक्य आएंगे, ये दोनों वाक्य में आप प्रयोग कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो सकर्मक क्रिया है। देखिए आप जैसे मैंने लिखा, अब इसमें क्या करेंगे हम? कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? क्या शब्द लगा देंगे। देखिए राम, ये तो कर्ता हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कर्ता, ठीक है। कर्म के स्थान पे हम क्या लगा देंगे? क्या शब्द, क्या कर रहा है, ठीक है। ठीक, यही वाक्य था ना, राम क्या कर रहा है? तो राम पत्र लिख रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है? ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस वाक्य को, राम क्या लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है, ठीक है। आपने जो कर्म है उसके स्थान पे क्या कर दिया? क्या लगा दिया, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। क्रिया से जस्ट पहले अगर आपको क्या लगा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो सकर्मक क्रिया है। उसका आंसर अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पर सकर्मक क्रिया है, ठीक है। शीला क्या खा रही है? यहां जैसे मैंने बोला शीला क्या खा रही है, ठीक है। यहां पे मैंने बताया शीला आम खा रही है, ठीक है। तो खाने के जस्ट पहले मैंने क्या लगा दिया शब्द में, मुझे पता लग गया कि मेरा ये यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। आपसे जो प्रश्न पत्र आएंगे उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब के ये जो भेद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक हमेशा पूछे जाते हैं। जब भी कहीं हिंदी व्याकरण की बात होगी ये सारे टॉपिक्स जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप पढ़िए, बहुत प्रैक्टिस करिए। आप 8-10 एग्जाम्पल अगर इसके कर लेंगे तो आपको अलग अलग डिफाइन करने में इजी हो जाएगा। क्या और कौन लगाकर आप वाक्य को पहचानने की कोशिश कर लीजिए, वर्बली भी कर लीजिए, लिख कर भी करिए। इससे आपका थोड़ा क्या बोलते हैं लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, और आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपका वर्ड बैंक बढ़ेगा। मैं बार बार बोलती हूँ कि किताब जरूर पढ़िए, ठीक है। किताब से हमेशा हमारे नॉलेज में जो एक होता है ना कि हमारा नॉलेज हमेशा इन्हेंस होता है। कितना भी आप कोई लेक्चर सुन लें, देख लें, इवन अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और आप बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है या आप घर जाके भी आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा तक याद नहीं रख पाएंगे। जब आपको उसको रिकॉल करना होगा तो आपको याद नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस करिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रैक्टिस लेकिन आपको जरूर करनी है, और ये सिर्फ इस विषय की बात नहीं कर रही हूँ, हर विषय में आपको प्रैक्टिस करनी है। इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो मेरा बनाया हुआ पसंद आएगा, और आगे जो जैसे मैंने आज कर्म के आधार पे बता दिया है, नेक्स्ट है रचना के आधार पे, जो 5 हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कृपया थोड़ा सहयोग करें। धन्यवाद।